हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसमें हम एरिया से रिलेटेड यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट है, उनको देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड हमारे कुछ कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं जो आपकी नाम मात्र फीस के अंदर हैं। अगर आप विद पीडीएफ कम समय में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज को परचेज करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऑल सब्जेक्ट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो भी आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमिति कितनी है, 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया है। देखिए, क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको अच्छे से पता है। परिमिति, परिमिति का मतलब होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी आपके पास एक शेप है, जैसे मान लो ये आपके पास शेप है, तो इस शेप के चारों तरफ की जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है ना, वो आपकी पेरीमीटर कहलाती है। ठीक है। अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण को बोलते हैं हम डायगोनल। तो डायगोनल हमेशा ये होते हैं, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं, यानी कि कोने। अगर आप यहां से स्टार्ट करके इसको मिलाएंगे तो ये एक डायगोनल हो गया, और यहां से स्टार्ट करके आप यहां तक जाएंगे तो ये आपका सेकंड डायगोनल हो गया। ठीक है, तो ये आपके डायगोनल होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आयत की। देखिए, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना तो ये क्वेश्चन एकदम बेहद ही इजी है। एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स है ना वो खुद बताएगा कि आपको कैसे चीज़ों को करना है। जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे आप करते जाइए, इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आयताकार दरी का। अब देखिए, ये है आपकी आयत। आयत के अंदर आप एक चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर जो आमने सामने की भुजा होती है ना, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली साइड, ये क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। ये आपको याद रखना है। इसमें जो अंदर की तरफ प्रत्येक जो कोण होता है ना, जो एंगल होता है, ये वाले एंगल, ये हमेशा कितने होते हैं, आपके 90 डिग्री का एंगल होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डायगोनल मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या है, आपके डायगोनल है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इतना आपको पता है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से एक बार डायग्राम को बताता हूं ताकि आपको समझा सकूं। देखिए, ये मैंने क्या बना लिया, एक आयत बना लिया। ठीक है, एक आयत बना लिया मैंने, और इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल दे रखा है 120 वर्ग मीटर तथा परिमिति 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। अब देखिए, विकर्ण की लंबाई, आप क्वेश्चन पे पहुंचिए। विकर्ण की लंबाई पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक डायरेक्ट क्या बना लेंगे, एक विकर्ण बना लिया। यानी कि आपसे ये डिस्टेंस पूछी है, तो अगर आप अच्छे से इस शेप को देखते हैं तो आपने यहां से स्टार्ट किया और आप यहां पे आए, और देन आप कहां पे गए, यहां पे गए। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि इसके अंदर है ना, जो आयत होती है उसके अंदर जो प्रत्येक जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो ये अपना 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये अपना 90 डिग्री है तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि डीबीसी क्या है, आपकी एक त्रिभुज है। कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज।
जिसके अंदर आपका एक कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री का। तो ये आपका क्या हो गया, मान लो बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो गया। तो आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए आपको सीधा सा सिंपल सा है, आपको क्या चाहिए लेंथ चाहिए। अगर हम आयत के अकॉर्डिंग सोचे तो ये क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई आपकी ब्रेड्थ हो गई यानी कि चौड़ाई हो गई। आपको लंबाई चाहिए, आपको चौड़ाई चाहिए, तभी तो आप क्या निकाल पाएंगे कर्ण निकाल पाएंगे, विकर्ण निकाल पाएंगे। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आपके पास ये गिवन चीजें हैं कुछ, इनसे निकालनी है आपको ये सारी की सारी चीजें। जैसे आपके पास आयताकार दरी का क्षेत्रफल दे रखा है और आपको परिमिति दे रखी है। अब आपको इन सभी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं आपसे, चलो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब मैं इतना ही लिख रहा हूं, ये हमारी लेंथ है यानी कि लंबाई, और ये हमारी क्या है ब्रेड्थ है जिसको मैंने बी नाम दिया है, और ये कर्ण है, ये हमें निकालना है, ठीक है, इसको विकर्ण जो हमें निकाल के लेके आना है। ये चीजें हमारे सामने। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल, तो आयताकार है यानी कि आयत का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या होता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ये होता है आपका आयत का क्षेत्रफल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि लेंथ इंटू जो ब्रेड्थ है ना, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। कितनी गिवन है 120 वर्ग मीटर। तो 120 वैल्यू हो गई हमारे पास, गिवन है ये चीज। तो अगर हम आगे देखते हैं, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे मैं करवाता जाऊंगा एकदम डिटेल से, लास्ट में आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं परिमिति की। परिमिति यानी कि पेरीमीटर। अब देखिए ये आपके पास आयत है, और इस आयत के बारे में मैंने क्या बताया कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो पेरीमीटर है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब यही क्यों लगाया भाई, लेंथ ये वाली हो गई और एक लेंथ आपकी ये है, यानी कि 2 क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई, 2 बार लेंथ, प्लस में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो यहां पे अगर b है इसकी चौड़ाई, तो इसकी भी b होगी ना, तो 2 बार क्या हो गई आपकी b हो गई। तो आप 2 क्या लेंगे कॉमन लेंगे, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास पेरीमीटर का 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की डिस्टेंस ही तो होती है ना। चारों तरफ का मतलब क्या, ये L हो गया, ये B हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया। यानी कि 2 बार आपने लेंथ को कवर किया और 2 बार आपने ब्रेड्थ को कवर किया। देखिए मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं एक्चुअल में आपको फॉर्मूलाज निकालना भी समझा रहा हूं कि किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर। अब ये भी हमें गिवन है कितना 46 मीटर। देखिए आप, यानी कि हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इज इक्वल टू 46 मीटर। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 46 को आप इधर लेके जाएंगे 2 को, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 23 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी, ये मान लीजिए यहां पे आ गया। अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है यहाँ पे विकर्ण की लंबाई, यानी कि ये निकालनी है। अब ये निकालने के लिए मुझे लेंथ चाहिए और क्या चाहिए ब्रेड्थ चाहिए। अब लेंथ और ब्रेड्थ का जिक्र तो आ गया, लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास नहीं आई है ना। तो आप एक तरीका आपको याद होगा, यहाँ पे हमारे पास L प्लस बी की वैल्यू गिवन है 23। अगर मैं L माइनस बी की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूं कुछ भी, तो यहां से हम L और B की वैल्यू निकाल पाएंगे। इस तरीके की चीजें आपने सीखी होंगी ना कि हमारे पास L प्लस बी की वैल्यू समथिंग गिवन है। अगर हमारे पास L माइनस बी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ निकल के आ जाए तो हम क्या करते हैं, या तो इनको प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। उससे हम क्या निकाल लेते हैं आपकी L की और B की वैल्यू। तो इसी तरीके से हम यहां पे करेंगे। अब ठीक है, L प्लस बी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, लेकिन L माइनस बी की वैल्यू कैसे निकाल के लाएं, सबसे बड़ा इश्यू ये है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं कि L माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में L इंटू में बी, यही होता है ना आपके पास। तो यहां पे आपको क्या मिला L माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां से, अगर आप अच्छे से देखें यहां पे, जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा 2 हटा दूंगा तो L माइनस बी बचेगा ना, यानी कि यही वैल्यू आएगी ना आपकी निकल के। ऐसा ही कर रहे हैं ना, L माइनस बी निकालने के लिए कर रहे हैं हम ये सब। तो यहां पे देखिए आप, L माइनस बी की वैल्यू लिख दिया आपने, फॉर्मूला लिख दिया कंप्लीट। अब आपके पास गिवन क्या है, L प्लस बी गिवन है। आपके पास L माइनस बी गिवन नहीं है, क्या गिवन है L प्लस बी गिवन है। तो अब आप L प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। आपने लगाया, क्या होता है L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और साथ में क्या होगा प्लस में 2
इंटू में एल इंटू में बी, ये होता है आपका। अब हमें निकालना क्या है, एल माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और 2 इंटू में एल बी की वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अगर आप यहां से निकालते हैं वैल्यू को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने एज इट इज रख लिया, यहाँ पे एल प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाएगा इक्वल के इस साइड, माइनस का हो जाएगा, माइनस में 12b। तो आप क्या करोगे, एल माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे इक्वल टू लगा के इसकी वैल्यू जो है ना ये वाली पुट कर दोगे, यानी कि आपने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। चलो मैं पुट करता हूं, तो आप क्या लिखोगे, एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या पुट करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, क्योंकि यहां से मैंने वैल्यू को निकाल लिया। क्या पुट करूंगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में माइनस में 12b है। समझ गए ना कैसे निकला ये, तो आप माइनस 12b पुट कीजिए, माइनस का 12b और एक साथ में आपके पास माइनस का 12b ऑलरेडी यहां पे है गिवन, तो ये भी आप लिखेंगे। तो आपने फिर से लिख दिया कि माइनस का 12b। तो यहां पे अगर आप अच्छे से देखते हैं तो l माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4lb, इतना समझ में आ गया। अब l प्लस बी की होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास गिवन है l प्लस बी की वैल्यू कितनी है 23। तो आप क्या करेंगे, 23 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में l इंटू बी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 120। आप पीछे देखिए आपके पास गिवन है, यहां पे देखिए हमने लिखी भी थी कि हमारे पास l इंटू बी की वैल्यू कितनी है 120 है, हमने लिखी थी ना ये चीज। तो यहां पे आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया वैल्यू को। अब इसको सोल्व कर दीजिए, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो 529 और 529 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 480, और 480 में से जब आप इसको माइनस करते हैं 529 में से 480 को, आपके पास आएगा 49, और ये आया आपके पास l माइनस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू 49 आई है। तो यहां पे l माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 49 का क्या कर देंगे आप अंडर कर देंगे, तो कितनी आ गई वैल्यू आपके पास 7 आ गई। और यही चीज हमें निकालनी थी, मैंने जस्ट अभी पीछे आपको बताया था ना किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें l माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो l माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई निकल के 7 आ गई, ठीक है, यहीं पे पुट कर दूं मैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि l प्लस बी की वैल्यू 23 है और l माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई। तो अगर आप यहां पे क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो l से l क्या हो जाएगा भाई, l और l क्या हो जाएगा 12, और प्लस का b और माइनस का b दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं हम, तो 23 प्लस में 7 क्या आ गया आपका 30 आ गया। तो l की वैल्यू निकल के क्या आई आपकी 15 आ गई। अब l की वैल्यू 15 को आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। तो l आ गया 15 और b कितना आ गया भाई, 23 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 7 बचेगा। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7 नहीं भाई 8 आएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। हमें यही तो चाहिए था, यही तो हमारा फॉर्मूला था। अगर आप इसको देखें यहाँ पे अच्छे से तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। यही तो हमें निकालनी थी। अब हम विकर्ण निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, लगाइए आप। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका दोनों का स्क्वायर और दोनों का फिर अनरूट करते हैं, वही तो हमारा विकर्ण होता है ना। तो कीजिए आप, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, दोनों को ऐड कर दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए इनका अनरूट। तो 225 में अगर आप 64 को ऐड करते हैं तो 289, और जब आप इसका अनरूट करेंगे तो क्या आएगा निकल के आपके पास 17। तो 17 मीटर आपके विकर्ण की लंबाई आ गई। कितनी आ गई 17 मीटर। देखिए मैंने एकदम आराम से जो एकदम बेसिक जो तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग समझाया है, ताकि आप वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे ना तो ये क्वेश्चन बेहद ही इजी है। अब मैंने धीरे धीरे समझाया ना इसलिए टाइम लगा है। अगर आपको ये चीजें पहले से पता है ना तो मुश्किल से आप 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 17 मीटर आ गया। ये पता है ना कैसे लगाया हमने। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें आप करते हैं ना लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण जब हम निकालते हैं तो अनरूट कर देते हैं, तो उससे हमारी वैल्यू क्या आ गई 17 मीटर आ गई, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 17 मीटर। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसको
चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, आपका पेरीमीटर होता है। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका आयत और इसमें क्लियरली गिवन है कि जो लंबाई है ना वो आपके 3 है, अनुपात दे रखा है। तो अनुपात के अंदर मैंने हमेशा आपको बताया x लगा लीजिए साथ में, तो 3x है क्या आपकी लंबाई, और चौड़ाई कितनी गिवन है आपकी 2x गिवन है, यही गिवन है ना। और आगे बोल रखा है यदि इसको चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो, तो चौड़ाई लंबाई से क्या हो 40 मीटर कम, तो आपने लंबाई लिखी, लंबाई दे रखी है चौड़ाई से 40 मीटर कम, तो चौड़ाई कितनी है 2x और माइनस में 40, तो ये क्या होगी आपकी लंबाई होगी। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 40 मीटर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस में 2x इक्वल टू में 40। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40 आ गई। अब यहां पे 40 को पुट कर दीजिए, तो जब x की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा भाई 40 या 120, तो 120 मीटर तो आपकी क्या हो गई लेंथ हो गई, और यहां पे 40 दूनी 80, 80 क्या आ गई आपकी ब्रेड्थ आ गई। सीधा और सिंपल सा है, एकदम इजी है। अब निकालना क्या था कि भूखंड की परिमिति यानी कि पेरीमीटर निकालिए। तो मैंने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आयत होता है ना, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो 2 आपने इस चीज लिखिया, लेंथ कितना है 120 और प्लस में ब्रेड्थ कितनी है 80, दोनों को ऐड कर दीजिए 120 और 80 200, और जब 200 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को, तो क्या आ गया आपका 400 मीटर। सीधा और सिंपल सा आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो इन फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ना, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसके विकेंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस आयत की परिमिति कितनी होगी, पेरीमीटर कितना होगा। देखिए जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है ना, हमेशा याद रखिए जो गिवन स्टेटमेंट है ना उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में 100% रिलेशन मिलेगा, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं दे सकते जिनमें रिलेशन ही ना बने। क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जो ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो बेहद ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बनाया आयत, क्योंकि आयत के बारे में जिक्र है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आयत बना दिया भाई, लाइन थोड़ी सी ये तिरछी हो जाती है, आप समझ जाना, ठीक है। तो एक आयत की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है भाई, मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर, तथा इसके विकेंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है भाई, लिख दिया मैंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने पूछा है कि इस आयत की परिमिति बताइए यानी कि पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर आपको अच्छे से पता है, चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है ना वो पेरीमीटर होती है। और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए जो कि गिवन है 8, और हमें क्या चाहिए ब्रेड्थ चाहिए जो हमें गिवन नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई भी अगर आ जाती है तो हम क्या निकाल लेंगे, आयत का जो परिमाप है जो पेरीमीटर है वो निकल जाएगा। सीधा और सिंपल सा है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 10 है, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो ये इसको निकालना इजी है। कैसे निकालेंगे आप भाई, कर्ण का स्क्वायर कितना है 100, 10 का स्क्वायर करेंगे ना, माइनस में 8 क्या है आपका आधार, 8 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कर दो, और दोनों का क्या करोगे आप अंडररूट करोगे, तो क्या आ जाएगी आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी ना, चौड़ाई आ जाएगी ना, ये वाली जो साइड है वो निकल जाएगी ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100, और माइनस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 50 कितना 36, इसका अंडर रूट कर दो आप, कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा। तो यानी कि ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। अब आपको निकालना क्या था इसका पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ये क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो 2h आपका, लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो 8 है 14 और 14 दूनी 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर क्या आ गई आपका आंसर आ गया। जो हमें से पूछा गया था कि आयत की क्या बताइए पेरीमिति बताइए, तो आपने बता दी। आंसर क्या आएगा आपका आंसर नंबर सी 28 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए परसेंटेज को भी मिक्स कर दिया, आपका जो एरिया का जो चैप्टर है जो ज्योमेट्री है उसको भी मिक्स कर दिया, और दोनों को मिला के आपका क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए
इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप बेसिक तरीके से जाइए, ठीक है, और एक है आपका जो हम कॉम्पिटिटिव लेवल में सीखते हैं ना उस तरीके से, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे इसने क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, और उसके बाद पूछा है कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या चेंजमेंट होगा। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपको चेंजमेंट देखना है तो चेंजमेंट कैसे देखते हैं, यानी कि आपको पहले तो जो पुराना वाला डाटा है उससे आप एरिया निकालिए, और उसके बाद जो न्यू डाटा यानी कि 10% जो वृद्धि कर रखी है, वृद्धि वाला जो डाटा होगा उसको पुट कीजिए, फिर एरिया निकालिए और दोनों के डिफरेंस को देखिए, तभी तो आप चेंजमेंट बता पाएंगे ना कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है या कितने परसेंट कमी हुई है। तो अगर आप बेसिक तरीके से जाते हैं तो लेंदी पड़ेगा। अब देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे उसने बोला कि 10% वृद्धि। अब 10% का मतलब क्या है, देखिए 10 मैंने ऐसे लिख दिया, परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा 1/100। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो 1 से 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आया आपका 1/10 आया। इस 10 के बारे में हमेशा याद रखिए, ये जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है 1/2 मैंने 10 लिखा है, तो इसमें जो नीचे वाला 10 है ना, यहां पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी टोटल वैल्यू होगी, ठीक है। इस बारे में आप याद रखिएगा, हमेशा क्या मानते हैं, हमेशा हम टोटल वैल्यू मानते हैं, या फिर आप इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका 10% वृद्धि का मतलब पता है क्या हुआ कि आपकी टोटल वैल्यू 10 है, यानी कि पहले जो इनिशियल वैल्यू थी ना वो आपकी 10 थी, और ऊपर जो एक आया ना, इस एक का मतलब ये है यहां पे जो लिख रखा होगा ना वो मतलब डिसाइड करेगा। अब यहां पे 10% की वृद्धि करी थी, तो यार कि पहले वैल्यू 10 थी, अब इसमें एक की वृद्धि हो गई, तो एक की वृद्धि का मतलब ये हो गया कि पहले ये 10 थी और अब ये 10 से बढ़ के कितनी हो गई, आपकी 11 हो गई है। 1/10 वृद्धि करने का, 10% वृद्धि करने का मतलब ये हुआ कि पहले वैल्यू आपकी 10 थी और एक की इसमें वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का मतलब पहले 10 थी और अब कितनी हो गई, आपकी 11 हो गई, ठीक है। किसके बारे में, ये आपकी लंबाई के बारे में है, यानी कि लेंथ पहले 10 थी और अब कितनी हो गई, आपकी 11 हो गई। और इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखते हैं कि चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, अब 10% को सोल्व करेंगे फिर से क्या आएगा, आपका 1/10 आएगा, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कमी करने पर, तो यानी कि पहले आपकी 10 थी और अब आपने क्या कर दी, एक की कमी कर दी। तो एक की कमी का मतलब क्या हो गया कि पहले अगर आप यहां पे 10 लिख रहे थे तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, क्योंकि एक की क्या हुई है, कमी हुई है। नीचे वाली वैल्यू के बारे में परसेंटेज में हमेशा याद रखिएगा, ये टोटल वैल्यू बोल सकते हैं या फिर हम इसको इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी क्या थी, लेंथ, ठीक है। पहले लेंथ कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले लेंथ कितनी थी, 10 थी और अब कितनी हो गई, 9 हो गई। इतना आप समझ गए। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए आप, जो मैंने आपको बताया था क्या होती है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही होता है ना आयत का क्षेत्रफल, यानी कि लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, यही होता है। अब सीधा और सिंपल सा है, आप क्या करोगे भाई, पहले उसकी लेंथ कितनी थी, 10 थी, कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले लेंथ कितनी थी, 10 थी, कितनी हो गई, 11, 9 हो गई। तो इस तरीके से आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहां तक आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या होगा, देखिए आप, इतना समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए आप, अब यहां पे इसने क्या बोला, लेंथ 10% वृद्धि, तो यानी कि ये तो आपकी लेंथ थी और ये आपकी ब्रेड्थ की वैल्यू है। तो लेंथ पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई। ब्रेड्थ पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यानी कि ये आपका पुराना वाला डाटा और ये आपका न्यू वाला डाटा, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने क्या बताया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो 10 इंटू 10 कितना होगा, 100। तो यानी कि पहले आपका क्षेत्रफल कितना था, 100 था, और अब क्षेत्रफल कितना है न्यू के अकॉर्डिंग, 11 नीम 99, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, जो आयत का क्षेत्रफल है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है ना। तो पहले लेंथ कितनी थी, 10 थी, और ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी थी, 10 थी, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 हो गया क्षेत्रफल। और अब लेंथ कितनी है, 11, और अब ब्रेड्थ कितनी है, 9, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 11 इंटू 9 99, यानी कि पहले क्षेत्रफल आपका 100 था और आपका कितना हो गया, आपका 99 हो गया। कितनी कमी आई, एक की कमी आई है। और हमें पूछा गया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज क्या होगा, आप 1/100, 100 क्यों, क्योंकि आपकी इनिशियल वैल्यू भाई जो पहले होता है उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालने होता है ना। तो 1/100 और परसेंटेज के लिए फिर से क्या करेंगे, हम 100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, क्या हो गया आपका 1% की कमी हो गई, क्योंकि 100 से क्या हो गया था, आपका 99 हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। आप समझ गए होंगे। देखिए मैंने एकदम धीरे धीरे समझाया है, एक चीज को मैंने काफी बार बोला है
ताकि आपके माइंड में चीजें फिक्स हो जाएं और आगे से इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती ना करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अब देखिए हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन को पढ़े ना तो हमेशा ध्यान से पढ़ें। आप इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे फिर भी आप गलत करके आ सकते हो। याद रखिएगा इस बात को। आप कैसे, कंप्लीट क्वेश्चन जब समझ जाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, अब देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, अब वर्ग क्या होता है, ये है आपका वर्ग, और वर्ग के अंदर क्या होता है, आपकी सभी भुजाएं जो होती है ना वो आपकी सेम होती हैं। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपके भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि अगर यहां पे इसकी अगर बात करते हैं तो ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी। अब 50% की वृद्धि, तो 50% को कैसे सोल्व करेंगे आप, 50 इंटू में 1/100, तो परसेंटेज का साइन है इसके लिए मैंने क्या बताया 1/100 लगाते हैं हम। ठीक है, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2। भाई 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये हमेशा आपकी इनिशियल या टोटल वैल्यू होती है। यानी कि जो भुजा थी ना पहले 2 थी और अब कितनी हो गई, आपकी 1 की इंक्रीज हो गई है, यानी कि 2 से क्या हो गई, आपकी 3 हो गई। ठीक है, पहले भुजा क्या थी, आपकी 2 थी और अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन में वो 50% की वृद्धि बोल रहा है। तो अब कितनी हो गई, आपकी 3 हो गई। सीधा और सिंपल सा आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का स्क्वायर, यानी कि पहले आपकी 2 थी तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपका क्षेत्रफल पहले कितना था, 4 था, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब बताइए ये आंसर है या नहीं है। अब काफी लोग तो क्या करेंगे ना, डायरेक्ट यहां तक पहुंचे और डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे कि 4:9, जबकि ये गलत है। ये हमसे क्वेश्चन में देखिए आप क्या पूछा गया है कि बने गए नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। पहले आपको नए का क्षेत्रफल लिखना है और उसके बाद आपको दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है। तो यानी कि पहले आप 9 लिखेंगे और उसके बाद आप 4 लिखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो आंसर नंबर बी होगा। तो हमने क्वेश्चन का वो कंप्लीट सोल्व भी कर लिया और हमने अच्छे तरीके से और सही सोल्व भी किया है, लेकिन फिर भी लास्ट में हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसलिए जब क्वेश्चन इस टाइप के मिले तो उनको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 9:4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।